वेलकम टू आयुर्वेद अध्ययन और मैं समीर गुप्ता। आज आपको अध्याय 2 कोष्ठ एवं आशय शरीर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अब इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो कोष्ठ और आशय शरीर पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग आज 10 टॉपिक पर ख़त्म कर देंगे। मेरा क्या रहता है कि मैं अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ ना तो मैं पहले गिनवा लेता हूँ कि इतना ही हमको पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। तो 10 चैप्टर पढ़ो और चैप्टर ख़त्म करो। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कोष्ठ की व्याख्या। क्या पढ़ना है? कोष्ठ की व्याख्या। फिर हमको पढ़ना है कोष्ठांग। कोष्ठांग मतलब होता है कि जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर जो अंग होता है उसको कोष्ठांग कहते हैं। कोष्ठांग की कितनी संख्या होती है वो हमको जाननी है, ठीक है। सुश्रुत और चरक के अनुसार अलग अलग दिया गया। उसके बाद आशय, आशयों के नाम, आशयों की संख्या, ठीक है। फिर उर प्रदेश, उर प्रदेश मतलब होता है कि थोरेसिक कैविटी पे अपन को जो कोष्ठांग यानी आगे आप पढ़ोगे क्या होता है कोष्ठांग, ठीक है। उदर प्रदेश, उदर प्रदेश यानी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या ये चैप्टर पढ़ने का एक चीज़ आपका बेसिक बनाएगा कि एक होता है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद एडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, तो हम लोग को इच्छा जागती है कि अरे यार स्टमक को आयुर्वेद में क्या बोलते होंगे, इंटेस्टाइन को क्या बोलते होंगे, लंग्स को क्या बोलते होंगे, हार्ट को क्या बोलते होंगे। तो अभी आपको सब ऑर्गन्स को आयुर्वेद की भाषा में क्या बोलते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा इस चैप्टर पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में आपको पता रहेगा। एब्डोमिनल कैविटी आपको तो ऐसे पता है, बट आयुर्वेद में क्या बोलते हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। फिर रक्तवाह यानी इसको हम लोग कहते हैं हार्ट, ठीक है, इसके बारे में पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद मुख से गुद, मुख से गुद यानी होता है कि माउथ टू एनस, ठीक है, माउथ टू एनस, ठीक है। उसके परिप्राचक अवयवों का रचनात्मक वर्णन, ठीक है। फिर श्वसन संस्थान के अवयवों का रचनात्मक वर्णन, ठीक है। फिर मूत्र व संस्थान के अवयवों का वर्णन। फिर पुरुष जननांगों का रचनात्मक वर्णन, स्त्री जननांगों का रचनात्मक वर्णन। ऐसे करके 10 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टॉपिक हम पढ़ेंगे और कोष्ठ एवं आशय शरीर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कोष्ठ की व्याख्या से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। पहले आप ना इसको एक जब भी ऐसे नोट्स बनाओगे ना तो सबसे पहले ये टॉपिक लिखा करो। फिर जैसे कोष्ठ पढ़ लिए तो इसको टिक कर लो। ऐसे रिवीजन भी होता है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, मैं जैसे कभी नोट बनाता हूँ ना तो ऐसे वाइट पेपर ले लेता हूँ, फिर लिखता हूँ टॉपिक्स के नाम, फिर पढ़ता हूँ। पहले कोष्ठ पढ़ लिया, जैसे मैं कोष्ठ पढ़ लिया, कोष्ठ पढ़ने के बाद मैं टिक कर देता हूँ, खत्म। कभी भी ऐसा बनाओगे ना तो ऐसा लगता है कि अरे एक खत्म हुआ, फिर कोष्ठांग पढ़ लिया, अरे 2 चीज़ खत्म कर डाला, फिर आशय पढ़ डाला, 3 खत्म। ऐसे करेंगे ना तो मज़ा भी आता है और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो ऐसे पहले आप ना अपने अभी कॉपी बना रहे होगे ना तो 10 टॉपिक को पहले लिखूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं कोष्ठ चालू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोष्ठ, कोष्ठ क्या होता है? कोष्ठ को हम संदूक या पेटी कहते हैं, संदूक या पेटी कहते हैं। पेटी यानी बॉक्स, इंग्लिश में बॉक्स, ठीक है। कोष्ठ को हम मध्य भाग भी कहते हैं। सुश्रुत चाचा के अनुसार अंतरादि शरीर मध्य भाग इति, यानी सुश्रुत चाचा के अनुसार कोष्ठ को हम अंतरादि मध्य शरीर कहते हैं, यानी थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। फिर चरक चाचा के अनुसार, चरक चाचा कहते हैं कि महास्त्रोतस यानी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को कोष्ठ कहा गया है। फिर दामोदर शर्मा चाचा, इन्होंने क्या कहा कि उदर एवं उरो गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, उदर यानी एब्डोमिनल और उरो यानी थोरेसिक गुहा और अन्न के वाहन करने वाले यानी महास्त्रोतस एलिमेंट्री कैनाल को कोष्ठ कहा है। उसके बाद क्या होता है कि सुश्रुत चाचा बोलते हैं कि अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुसफुस ये सभी अवयव को जिस स्थान पर सुरक्षित रखते हैं वह कोष्ठ कहते हैं। ये जितना नाम है लिए सब क्या है? कोष्ठांग है। अब कोष्ठांग क्या होता है? कोष्ठांग वो होता है जो कोष्ठ में स्थित हो, यानी बॉडी कैविटी में जो ऑर्गन स्थित हो उसे हम कहेंगे कोष्ठांग, ठीक है। कोष्ठांग मतलब कोष्ठ में स्थित अवयवों को कोष्ठांग कहते हैं। जैसे वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी, श्रेणी गुहा यानी पेल्विक कैविटी में स्थित अंगों को कोष्ठांग कहा गया है। कोष्ठांग की संख्या इन दोनों चाचा ने अलग अलग दी है। चरक चाचा के अनुसार ये 15 है, जबकि सुश्रुत चाचा के अनुसार ये 8 है। अब इसके आगे हम इन 15 कोष्ठांग के बारे में जानेंगे और सुश्रुत चाचा के 8 कोष्ठांग जिन्होंने नाम दिया उनके बारे में जानेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए, तो अभी हमने क्या जाना कि कोष्ठांग की संख्या क्या थी, अब जानेंगे कि कोष्ठांग के नाम क्या क्या होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या थी 15। अब इन 15 के नाम कुछ इस प्रकार है। तो जब भी हम लोग आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखना चालू नहीं करेंगे, हम लोग पहले संस्कृत में लिखेंगे। संस्कृत में लिखेंगे कि पंचदश कोष्ठांगिनी तदत, फिर हम लोग चालू करेंगे कि नाभिश्च च हृदयं च क्लोमं च यकृतं च पीलियं च वृक्कं च वस्त्यं च पुरुषाधारं च अमाशश्च पक्वाशश्च च उत्तरगुदं च अधरगुदं च शुद्रांत्र च स्थूलांत्र च वपावहन चेति। इतना हम लिखेंगे तो हमको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे इसका इंग्लिश में मतलब बताना। सबसे पहले होता है नाभि, नाभि मतलब होता है अम्बिलिकस, हृदय मतलब हार्ट, क्लोम यानी पेनक्रियास, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लोम, क्लोम यानी पेनक्रियास, फिर यकृत, यकृत यानी लीवर, उसके बाद पीलिया यानी स्प्लेन, वृक्को यानी किडनी, वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषाधार यानी सीकम, पुरुषाधार को भी ध्यान दीजिएगा, सीकम को। उसके बाद अमाशय यानी स्टमक, पक्वाशय यानी इंटेस्टाइन, उत्तरगुद यानी रेक्टम, अधरगुद यानी एनस, शुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन और वपावहन यानी ओमेंटम। ये 15 नाम हैं चरक के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे सुश्रुत के 8 नाम, 8 अंगों के नाम, ठीक है। उसके लिए पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम सुश्रुत चालू करते हैं। तो ठीक है, अब सुश्रुत चार्चा के अनुसार जो हमारे कोष्ठांगों की संख्या तो कितनी थी? 8, ठीक है। तो 8 थी, तो 8 कोष्ठांगों के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला आमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं, पक्वाशय, पैनक्रियास, अग्नाशय, इंटेस्टाइन, पुरुषाधार, यूरिनरी ब्लैडर, रक्ताशय, लीवर या स्प्लेन, और हृदय, हार्ट, उंडुक, सीकम, फुसफुस, लंग। मैं लंग्स के लिए बहुत हंसता हूँ, फुसफुस, फुसफुस, ठीक है। तो फुसफुस, लंग्स। अब मैं आपको लास्ट टाइम में कुछ टिक कर आया था, जो चरक चाचा ने कहा था कि इसको ये कहते हैं, उसको कहते हैं। तो उसमें देखिएगा पेनक्रियास को क्या बोलते हैं। पेनक्रियास को देखिए, ये गलती हो गई मुझसे यहाँ पर, ये पेनक्रियास को कहते हैं अग्नाशय और पक्वाशय को कहते हैं इंटेस्टाइन। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप यही समझिएगा। अमाशय को क्या कहते हैं? स्टमक, पक्वाशय, इंटेस्टाइन, जो चरक और सुश्रुत दोनों ने कहा था, बट पेनक्रियास को चरक चाचा ने कहा था क्लोम, जबकि सुश्रुत चाचा क्या बोल रहे हैं? अग्नाशय, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, इसको सुश्रुत चाचा क्या बोल रहे हैं? पुरुषाधार, जबकि उसमें क्या बोला गया था? मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आपको बताऊंगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को क्या कहा था आप देखिएगा, ठीक है, पुरुषाधार, अभी कह रहे हैं सुश्रुत चाचा। वैसे लीवर और स्प्लेन को यकृत कहा गया था, याद है? लीवर को, और स्प्लेन को पीलिया कहा गया था, ठीक है। बट यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं? रक्ताशय। सुश्रुत चाचा ने दोनों को किस में डाल दिया है? रक्ताशय में। हृदय, हृदय यानी हार्ट, ये तो जानते हैं, दिल की जो बातें हैं दिल ही जाने, ठीक है। तो हृदय, हृदय को हार्ट कहते हैं। फिर उंडुक, इसको क्या कहते हैं? सीकम। उंडुक को क्या कहते हैं? सीकम। फिर फुसफुस, फुसफुस, फुसफुस यानी लंग्स। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत का खत्म हुआ। अब आगे हम जाएंगे आशय के बारे में, आशय क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोष्ठांग, कोष्ठांग की संख्या और कोष्ठांग के नाम पढ़ लिया आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम आगे जानेंगे कि आशय क्या होता है, आशय क्या होता है, आशय की संख्या कितनी होती है और आशयों के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आशय क्या होता है? आशय होता है, इसका अर्थ होता है अधिष्ठान, मतलब जिसमें कोई द्रव्य या वस्तु आश्रय लेकर रहे उसे हम कहते हैं आशय, ठीक है। आशयों की संख्या होती है सुश्रुत के अनुसार 7, चरक के अनुसार 7, शारंगर के अनुसार 7, कश्यप के अनुसार 7, बट स्त्रियों में एक ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे कि गर्भाशय ज़्यादा होता है। मतलब ये जो एक है ना, ये जो एक जुड़ रहा है, ये गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय। और शारंगर ने क्या कहा कि 7 + 2 + 1, एक तो आपका गर्भाशय हो गया और 2 होते हैं स्तनाशय यानी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसमें आशयों के नाम देखते हैं।
ठीक है। सबसे पहले क्या है आशयों के नाम में हमारे पास है वाताशय, इसका मतलब लंग्स। पित्ताशय जिसमें पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। श्लेष्माशय प्लूरा और पेरिकार्डियम। रक्ताशय जिसमें लीवर एंड स्प्लिन। अमाशय में स्टमक। पक्वाशय इंटेस्टाइन। मूत्राशय यूरिनी ब्लैडर। गर्भाशय यूट्रस जो फीमेल्स में होगा, और स्नाशय मेमोरी ग्लैंड। चलो आशय पढ़ लिया, अब चालू करते हैं हम लोग उर प्रदेश और उर गुहा। उर गुहा और उर प्रदेश का मतलब जो होता है ना ये कि थोरेसिक कैविटी। अभी हम लोग ना अब जैसे कि मैंने आपको 10 टॉपिक का नाम लिखवाए थे, उस टॉपिक के हिसाब से हमारा 5वां टॉपिक है शायद, आई गेस यस। ठीक है, तो उर प्रदेश और उर गुहा। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और या उत्तर गुहा पढ़ेंगे, यानी एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में आते हैं आपके लंग्स और आपका थोरेसिक कैविटी में आपका लंग्स और क्या आएगा आपका हृदय, आपका हार्ट। ठीक है, तो दो, एक हृदय और एक फुसफुस। ठीक है, फुसफुस, हृदय मतलब हार्ट और फुसफुस मतलब होता है लंग्स। ठीक है, अब ये हृदय के बारे में चालू करते हैं। हृदय हृ मतलब हरति, द से ददाती, य से यच्छति। हरति मतलब पूरे शरीर में रक्त लाना। ददती मतलब रक्त को वापस देना, और यच्छति मतलब रक्त की गति होती। ठीक है, अब रक्त हृदय की जो उत्पत्ति हुई है वो रक्त धातु और कफ से हुई है। ठीक है, जो हृदय होता है उसके नीचे बाईं ओर आपको मिलेगा स्प्लिन और लंग्स। स्प्लिन को हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं पीलिया, और लंग्स को क्या कहते हैं फुफ्फुस। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर यकृत और क्लोम। यकृत लीवर, क्लोम गॉल ब्लैडर। ये सब जितना आप आयुर्वेद के टर्म्स को बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे उससे आपको ये चीज़ें याद होती जाएगी। मुझे भी याद नहीं था, अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हृदय का स्वरूप जो हमारा हार्ट है वो अधोमुख कमल के समान होता है। ठीक है, अधोमुख कमल मतलब कि जो कमल है ना, कमल ऐसा होता है। ठीक है, जो एकदम ज़्यादा खिला ना हो ऐसा कमल। ठीक है, ये इसको उल्टा कर दें उस प्रकार से हमारा हृदय का स्वरूप होता है। हृदय में ही प्राण वायु का स्थान है। ठीक है, उसके बाद हृदय खत्म होता है, फिर फुफ्फुस इसकी जो उत्पत्ति होता है वो रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस तरह से अपने उर गुहा या फिर उर प्रदेश थोरेसिक कैविटी में दो चीज़ें, हृदय और फुफ्फुस, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, अब आगे उत्तर गुहा और उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम उर गुहा और उर प्रदेश तो पढ़ लिए थे, अब उदर गुहा और उदर प्रदेश। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अभी हम लोग थोरेसिक कैविटी पढ़े जिसमें हम लोग को पता था कि लंग्स और हार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो जो ऑर्गन्स आते हैं उनके नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाभि जिसको हम ब्राइकस कहते हैं। ठीक है, फिर क्लोम, पेनक्रियास, यकृत, लीवर, पीलिया, स्प्लिन, वृक्को, किडनी, वस्ती, यूरिनी ब्लैडर, पुरुषाधार, सीकम, अमाशय, स्टमक, पक्वाशय, इंटेस्टाइन, उत्तरगुद, रेक्टम, अधरगुद, एनल कैनल या एनस, फिर शुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और वपावहन यानी ओमेंटम। चलिए चालू करते हैं अगला टॉपिक जो है कि मुख से गुद, माउथ टू एनस। ठीक है, ये आपका आ गया बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी में अपन लोग मुख से गुद यानी माउथ टू एनस बताएंगे कि किसको क्या बोलते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, मुख गुहा इसका मतलब होता है माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी क्या बोलते हैं उसको, मुख गुहा, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, फिर आएंगे ग्रसनी। ग्रसनी को मतलब होता है फैरिंक्स। ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस। क्या, ईसोफेगस
तो ईसोफेगस को बोलते हैं हम लोग ग्रास नली। ठीक है, ये क्या हो गया ग्रसनी, ये हो गया ग्रास नली। सबसे पहले मुख हुआ, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आएगा स्टमक जिसको हम आमाशय बोलते हैं। इतनी बार बोलिए आमाशय तो अब सरल वर्ड भी है भाई, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है जिसको हम कहते हैं शुद्रांत्र, और लार्ज इंटेस्टाइन तो उसको बोलते हैं स्थूलांत्र। ठीक है, तो शुद्रांत्र में 3 होते हैं, अपन जानते हैं ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम को बोलते हैं हम लोग ग्रेडी, और जेजनम को बोलते हैं मध्यांत्र, और इलियम को बोलते हैं शशांत्र। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम लोग सीकम को क्या बोलते हैं, उंडुक। सीकम को क्या बोलते हैं, उंडुक, या फिर पुरुषाधार। बताया था ना आचार्य चरक चाचा, आचार्य शुश्रुत चाचा, दोनों की तरफ से अलग अलग कहते हैं सीकम को। तो ये उंडुक और पुरुषाधार दोनों नाम है सीकम का। ठीक है, फिर आगे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उंडुक पूछ। उंडुक पूछ, उंडुक यानी सीकम का जो पूछ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, फिर रेक्टम, रेक्टम को हम लोग कहते हैं मलाशय, और फिर एनल कैनल को हम लोग कहते हैं गुदनाल, और एनस को कहते हैं गुद। एनस को कहते हैं गुद, और एनल कैनाल को कहते हैं गुदनाल। ठीक है, एक बार शुरू से, मुख गुहा माउथ कैविटी, फिर ग्रसनी से फेरेंक्स, फिर ग्रास नली ईसोफेगस, फिर स्टमक आमाशय, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुद्रांत्र जिसमें जेजनम, ड्यूडेनम, इलियम यानी ग्रेडी, मध्यांत्र, शेषांत्र, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम शूलांत्र कहते हैं, फिर सीकम इसमें उंडुक या पुरुषाधार। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को बोलते हैं उंडुक पूछ, फिर रेक्टम, रेक्टम को हम लोग कहते हैं मलाशय, और फिर एनल कैनाल जिसको हम लोग गुदनाल कहेंगे, और एनएस को कहेंगे गुद। ठीक है, इस तरह से खत्म हुआ। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ये सब 11th 12th की चीज़ें हैं। ठीक है, नेजल कैविटी हम लोग बस जान रहे हैं कि उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी यानी नासा गुहा, गुहा मतलब कैविटी। ठीक है, फिर फेरेंक्स, नेजल कैविटी को कहते हैं फेरेंक्स, फेरेंक्स अभी बताए थे ग्रसनी। ठीक है, फिर स्वर यंत्र, स्वर किससे निकलता है, लैरिंक्स, स्वर यंत्र लैरिंक्स। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी श्वास प्रणाली। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया के बाद लेफ्ट और राइट में डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण एवं वाम मुख्य श्वासनी। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, इसको ब्रोंकियोल्स, इसको हम कहेंगे श्वास स्निका। ठीक है, श्वास निका, ब्रोंकियोल्स। फिर इसको तो जानते ही हो, लंग्स, फुसफुस, फुसफुस नहीं फुफ्फुस, फुफ्फुस। ठीक है, लंग्स हो गया। अब हम लोग जाएंगे, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अब यूरिनरी सिस्टम पे जाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा मूत्रवाह संस्थान यानी यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में किडनी, सबसे पहले किडनी, किडनी। ठीक है, तो किडनी को हम कहते हैं वृक्को, फिर यूरेटर जिसको हम लोग कहेंगे गविनिया, यूरेटर इसको हम लोग कहेंगे गविनिया। ठीक है, फिर ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम लोग मूत्राशय कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय या फिर वस्ती। ठीक है, फिर ये क्या है हमारा यूरेथ्रा, इसको हम लोग कहेंगे मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मूत्र मार्ग, पुरुष में पुरुष मूत्र मार्ग, स्त्री में स्त्री मूत्र मार्ग। ठीक है, तो क्या क्या क्या, वृक्को यानी किडनी, गवनिया यानी यूरेटर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय वस्ती, और यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। ठीक है, इसका आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लास्ट बचा कोष्ठांग एवं आशय शरीर का लास्ट टॉपिक, जब पुरुष जननांगों और स्त्री जननांगों के बारे में। ठीक है, पुरुष जननांगों में जो जो ऑर्गन, जो जो चीज़ें आती है। ठीक है, पेनिस हो गया, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास, सेमिनल, वेसिकल, बल्ब,
एजेटरी रेक्ट, मेल यूरेथ्रा, स्पर्मेटिक कार्ड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, बल्बोइथर ग्लैंड, ठीक है, ये सब आते हैं आपके पुरुषजन अंगों में। पेनिस को हम लोग शेफ या बेड या लिंग कहते हैं, स्क्रॉटम को हम लोग वृषण कहते हैं, टेस्टिस को वृषण ग्रंथि कहते हैं, एपिडाइमिस को अधिवृषण कहते हैं, वाष्प को शुक्रवाहिनी कहते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई याद नहीं करता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बट मैं तो भी लिख दिया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे नाम थे आयुर्वेद में कि इनको क्या क्या कहते हैं, बुक में सारा दिया हुआ है, ठीक है। स्त्रीजन अंगों में वेजाइना को योनि कहते हैं, फीमेल यूरेथ्रा इसको स्त्री मूत्र मार्ग कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, मॉन्स प्यूबिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है, ओवरी, फैलोपियन टिप और फिर यूट्रस, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है हमारा कोष्ठ एवं आशा शरीर अध्याय 2 भाग समाप्ति, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं आपसे।